नमस्कार, ये एनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। आप उत्तराखंड में स्वागत है आप सभी का। रुख खबरों की ओर कर लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रविवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डॉक्टर हर्षवर्धन समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है और प्रदेश के लिए सहयोग मांगा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने पहले दिल्ली दौरे के दूसरे दिन रावत ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात के दौरान उनसे कुमाऊं में एम्स की शाखा और कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज खोलने का अनुरोध किया है। उधर डॉक्टर हर्षवर्धन ने उन्हें इस संबंध में उचित कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिले और ऋषिकेश और हल्द्वानी में डीआरडीओ के माध्यम से एक कोविड केयर सेंटर की स्थापना करवाने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड में रुख अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में जिस तरह वैक्सीनेशन के लिए 1200 रुपए से लेकर 1500 रुपए लिए जा रहे हैं, वो आर्थिक रूप से कमजोर उत्तराखंड के व्यक्तियों पर बड़ा भार है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया में एक पोस्ट कर कहा कि कोरोना के कारण प्रदेश के निवासियों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के साथ ही आर्थिक गतिविधियां और काम धंधा बंद होने के कारण लोग पहले से ही खस्ता हालात में हैं और अब जान बचाने के लिए भी जो सहारा नजर आ रहा है वो वैक्सीन है। वैक्सीन भारत सरकार को 150 रुपए के हिसाब से मिल रही है। राज्य में कहा जा रहा है कि वो कंपनियों से 500 रुपए के हिसाब से वैक्सीन खरीदें। निजी अस्पताल इसके कहीं अधिक दाम भी वसूल रहे हैं। लोगों में कोरोना को लेकर जो भय है उनका दोहन किया जा रहा है। जीवन बचाने के लिए जो सहारा है उसकी आड़ में बड़ी लूट की जा रही है। इसे देखने वाला भी कोई नहीं है। ऐसे में निजी अस्पतालों में वैक्सीन लगवाना प्रदेश के निवासियों पर बड़ा भार बन रहा है। कोरोना काल में ब्लड बैंकों पर ब्लड की कमी का कारण संकट जो आ गया था, उसके बाद बीजेपी ने रक्तदान शिविर का आयोजन कर रक्त की कमी को दूर करने का प्रयास किया है। इसी कड़ी में रुड़की सिविल अस्पताल में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। इस मौके पर पूर्व सीएम ने रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया और लोगों से ज्यादा रक्तदान करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार कोरोना जैसी महामारी को लेकर बेहद गंभीर है, जिसके चलते लगातार सरकार कोरोना बीमारी से बचाव पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि रक्तदान से बढ़कर कोई भी सेवा नहीं हो सकती। रक्तदान महादान है, जिसके लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है। युवाओं में रक्तदान को लेकर भारी उत्साह है। रक्तदान से किसी को नया जीवन भी मिल सकता है। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि 25 जून तक बड़ी संख्या में वैक्सीन मिल जाएगी और अगस्त के आते आते वैक्सीन की कोई कमी प्रदेश में नहीं रहेगी। 14 मई से एक रक्तदान की मुहिम दी है और हमने एक स्लोगन दिया कि पहले रक्तदान फिर टीकाकरण, क्योंकि रक्तदाता जो अधिसंख्य हैं वो 18 से 45 वर्ष के ही लोग हैं और टीकाकरण के बाद पहले तो ये था कि 1.5 महीने तक ब्लड नहीं दिया जा सकता, लेकिन अब लेटेस्ट जो रिपोर्ट है वो है कि 15 दिन बाद ब्लड दे सकते हैं। और इसलिए हमने कहा कोई रक्त की कमी राज्य में न हो, इसलिए मुहिम को चलाया गया। और जैसा अभी मेरी यहाँ डॉक्टर जो यहाँ के CMS हैं डॉक्टर बंसल, उन्होंने कहा साहब जब से मुहिम चली है हमारे पास रक्त की आज कोई कमी नहीं। हमारे जितने भी यहाँ रक्त बैंक में जो व्यवस्था फुल भरे हुए हैं, रोज लोग रक्तदान करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। कोशिश ये है कि फ्यूचर में कोई गरीब आदमी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड में रुख अगली अहम खबरों की ओर करेंगे। उत्तराखंड में सरकार ने प्रदेश में जारी कोविड कर्फ्यू को 1 सप्ताह के लिए विस्तार देते हुए 15 जून तक बढ़ा दिया है।
मंगलवार 8 जून की सुबह से 6 बजे कर्फ्यू की अवधि समाप्त हो रही थी। एक सरकारी आदेश के इसकी जानकारी दी गई है। रविवार को मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इस संबंध में जारी आदेश में कहा कि प्रदेश में कोविड कर्फ्यू अब 15 जून की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। हालांकि इस अवधि के दौरान दिशा निर्देशों में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित जिलाधिकारियों को कोविड-19 संक्रमण की स्थिति का आंकलन करने के बाद अपने स्तर से निर्णय लेने के लिए अधिकृत भी किया गया है। आदेश में कहा गया कि इस दौरान प्रमाण दिखाने पर टीकाकरण के लिए जाने की लोगों को आने जाने की छूट रहेगी, जबकि पहले की तरह ही अधिकतम 20 लोगों को 72 घंटे पहले की नेगेटिव RT-PCR कोविड जांच रिपोर्ट के साथ जिला प्रशासन की अनुमति से किसी विवाह समारोह में शामिल होने की अनुमति होगी। इसमें यह भी कहा गया कि इसके अलावा शव यात्रा में भी अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार की ओर से एक बार फिर लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने को लेकर व्यापारियों ने विरोध दर्ज किया है। प्रांतीय औद्योगिक व्यापार मंडल मल्लीताल के पदाधिकारियों समेत तमाम व्यापारियों ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों ने ऐलान किया कि मंगलवार को सभी व्यापारी मल्लीताल रिक्शा स्टैंड के समीप भीख मांगकर विरोध जताएंगे। वहीं इससे पहले सोमवार को प्रांतीय औद्योगिक व्यापार मंडल अध्यक्ष किशोर नेगी के नेतृत्व में तमाम पदाधिकारी और व्यापारी मल्लीताल राम सेवक सभा प्रांगण में एकत्रित हुए, जहां व्यापारियों ने लॉकडाउन बढ़ाए जाने पर रोष व्यक्त किया, जिसके बाद व्यापारियों ने बड़ा बाजार से गोलघर होते हुए जयलाल शाह बाजार तक जुलूस निकाला। इस दौरान व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किशन नेगी ने कहा कि संक्रमण से निपटने को सरकार की नीतियां बिल्कुल फेल हो गई हैं। हमने प्रशासन का पूरा साथ दिया है। आज वो समय आ गया है कि व्यापारी वर्ग, आम व्यापारी बहुत कठिनाइयों से जूझ रहा है। दूसरा माह का पहला हफ्ता हमारा क्रॉस हो चुका है। हमारी ये मांग है कि कम से कम पिछले वर्ष की भांति एक दिन छोड़ के या कम समय के लिए हर एक दुकान को 5 दिन, चाहे वीकेंड ना भी करें, कम से कम 5 दिन खोलने की परमिशन दी जाए, क्योंकि बैंकों का, कर्मचारियों के वेतन का, अनेकों खर्चों का बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर दबाव है। बैंकों द्वारा नोटिस और गारंटरों को चिट्ठी लिखने की प्रक्रिया तक शुरू करी जा चुकी है। तो इसमें वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड की राजधानी में रविवार को ब्लैक फंगस महामारी के 20 नए मरीज सामने आए हैं। राज्य में तेजी से फैल रही इस महामारी के जिन मरीजों का इलाज चल रहा है, उनमें से 3 ने रविवार को दम तोड़ दिया है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के प्रकोप से हाल ही में जूझ रहे राज्य में अब ब्लैक फंगस का भी कहर, सुगबुगाहट उसकी साफ दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य विभाग ने जो बुलेटिन जारी किया, उसके मुताबिक राज्य में इस बीमारी के कुल मरीजों की संख्या रविवार को 299 हो गई है। इनमें से 47 की मौत हो चुकी है और 18 मरीज रिकवर हो चुके हैं। ऋषिकेश स्थित एम्स अस्पताल में ब्लैक फंगस से ग्रस्त सर्वाधिक 195 मरीजों का इलाज चल रहा है। 100 से ज्यादा मरीज राज्य के अन्य शहरों के अस्पतालों में भी इलाज करवा रहे हैं या करवा चुके हैं। वहीं उत्तराखंड में रविवार को कोविड-19 के 496 नए मामले मिले और 23 अन्य ने महामारी से दम तोड़ दिया है, जबकि ब्लैक फंगस से पीड़ित 3 मरीजों की भी मौत हो गई है। यहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार ताजा मामलों को मिलाकर अब तक प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 3,34,024 हो चुकी है। ताजा मामलों में सर्वाधिक 121 कोविड मरीज देहरादून जिले में मिले हैं, जबकि हरिद्वार में 67, पिथौरागढ़ में 61, टिहरी गढ़वाल में 54 और उधम सिंह नगर में 26 मामले सामने आए हैं। बुलेटिन में कहा गया कि प्रदेश में 23 में से 16 मौतें अकेले देहरादून जिले में हुई है और अब तक प्रदेश में कुल 6,699 लोग महामारी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रदेश में उपचाराधीन मामलों की संख्या 16,125 है, जबकि 3,05,229 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। देहरादून में जिस तेजी से कोरोना का ग्राफ ऊपर चढ़ा है, अब उसी तेजी से ये ग्राफ नीचे भी आने लगा है। इसी कड़ी में देहरादून में 7 मई को कोरोना की संक्रमण दर 34.36% पर जा चुकी थी, जो 24 घंटे में अब 3,969 नए मामले दर्ज किए गए थे और स्वस्थ होने वालों की संख्या महज 1,247 थी। लेकिन अब करीब 1 महीने बाद हालात बेहद
आशाजनक नजर आ रहे हैं। जिले का रिकवरी रेट 95.34% हो गया है और एक्टिव केस महज 1231 रह गए हैं। हालांकि इस दरमियान 3290 व्यक्तियों की मौत भी हुई है। रिकवरी रेट में दून प्रदेश में पहले स्थान पर है, वहीं सर्वाधिक 19.65% एक्टिव केस बागेश्वर जिले में है और इसके बाद 17.61% के साथ पिथौरागढ़ दूसरे स्थान पर है। देहरादून के करीब एक भी जिला नजर नहीं आ रहा है और इसके बाद 3% रिकवरी रेट के साथ उधम सिंह नगर का स्थान है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। कोरोना संक्रमण में गिरावट आने के बाद सरकार ने परिवहन कारोबारियों को भी अब राहत दे दी है। सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी अंतर्राज्यीय सेवाओं के वाहन अब 50% के बजाय 2/3 क्षमता के साथ वाहन चला पाएंगे, लेकिन किराया अब भी पूर्व की तरह सामान्य ही रहेगा। मुख्य सचिव ओम प्रकाश के अनुसार परिवहन विभाग इसके लिए अलग से SOP भी जारी करेगा। ऑटो और टैक्सी को केवल आपातकालीन स्थिति में ही चल सकेंगी। निजी वाहनों में अब भी 50% क्षमता का मानक लागू रहेगा, बाकी प्रतिबंध पूर्व की तरह लागू रहेंगे। मालूम हो कि 50% यात्री क्षमता के साथ परिवहन कारोबारी किराया भी दोगुना करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब यात्री क्षमता को बढ़ा दिया है। उधम सिंह नगर के महानगर रुद्रपुर पुलिस की ओर से SOG की संयुक्त टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल कोतवाली क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी में स्थित एक निजी होटल में छापा मारकर एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस द्वारा की गई छापेमारी के बाद SSP ने सेक्स रैकेट को लेकर कई बड़े खुलासे भी किए हैं। पुलिस ने दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल की 5 युवतियों सहित होटल मैनेजर, नाबालिग और कथित पत्रकार सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 आरोपियों की तलाश अब भी जारी है। मामले का खुलासा करते हुए SSP दिलीप सिंह कोवर द्वारा बताया गया कि 10 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं जबकि मास्टरमाइंड शबाब खान, आमिर खान और आकाश रावत की तलाश अभी जारी है। उन्होंने कहा कि कुल 14 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। होटल को सीज कर दिया गया है और जनपद में आगे भी इस तरह की गैरकानूनी काम करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं हरिद्वार के झबरेड़ा थाना क्षेत्र की एक गांव निवासी नाबालिग युवती बीती 27 मई को अचानक लापता हो गई थी। युवती के परिजन द्वारा पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई थी। घटना के खुलासे के लिए हरिद्वार SSP के निर्देश पर SP देहात और CO मंगलौर के निर्देशन में पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने युवती के बरामदगी के लिए प्रयास भी शुरू किए तो मामला प्रेम प्रसंग का निकला। जांच में पता चला कि युवती का झबरेड़ा थाना क्षेत्र के एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा है, जो वर्तमान में महाराष्ट्र में गुड़ चरखी पर काम करता है। पुलिस टीम को महाराष्ट्र रवाना किया गया, जिसके बाद युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो युवती के लापता होने की पूरी गुत्थी सुलझ गई है। बहरहाल पुलिस टीम ने मुखबिरों की मदद से युवती को लुधियाना से सकुशल बरामद कर लिया है, साथ ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। हमारे पास एक वादी द्वारा जो है लिखित तहरीर दी गई कि उनका बेटी, उनका उम्र 14 साल है, वो मिसिंग है करके तत्काल रूप से जो है हमने 365 में मुकदमा कायम करके कार्रवाई कर रहे थे। इसमें कल हमें सफलता मिली। ये लड़की जो हमने सकुशल बरामद कर दी और इसका मामला ऐसा निकल के आया कि लड़की को किसी लड़के के साथ जो प्रेम प्रसंग का मामला था, वो लड़का जो है महाराष्ट्र में जो है गुड़ का चक्की में काम करता है। तो इन्होंने इनका दोस्त को बताया कि उस लड़की को ले आओ। वो लड़का जो है, जो इनका दोस्त है, देवबंद में रहता है। तो जबराड़ा में 2 लड़के के माध्यम से जो है इनका जो है उनके दोस्त के पास पहुंचा गया है। उनका दोस्त ने जो है उनको वहाँ से जो है दिल्ली लेके गए थे। दिल्ली से जो है किसी कारण से जो है लड़का जो है लड़की को अपने साथ लेने गया, दिल्ली रेलवे स्टेशन में छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद जो है इस लड़की की जो है एक महिला के साथ संपर्क में आई थी और इस महिला ने जो है लड़की को बहला घुसा कर जो है मुजफ्फरनगर लेके आके अपने रिश्तेदार में शादी करके इनको लुधियाना भेज दी गई। वहीं दून में पहली बार अब येलो मॉनिटर लिजार्ड पाई गई है। वन विभाग की टीम ने इसे रिस्पांस पुल के पास से रेस्क्यू किया है। लिजार्ड को जंगल में छोड़ दिया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये लिजार्ड नमी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और संकटग्रस्त प्रजातियों में शुमार है। प्रभागीय विभागाधिकारी राजीव धीमान को सूचना मिली थी कि रिस्पांस पुल के
पास एक मॉनिटर लिजार्ड घूम रहा है। उन्होंने तत्काल वन मुख्यालय की रेस्क्यू टीम को मौके पर भेजा। रेस्क्यू टीम के प्रभारी रवि जोशी ने बताया कि इस लिजार्ड के शरीर पर मौजूद पीली धारियां इसे अन्य मॉनिटर लिजार्ड से भिन्न बनाती हैं। उसे पकड़कर सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया है। उसकी निगरानी भी की जा रही है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक लिजार्ड की ये प्रजाति उत्तराखंड में सीमित है। दून में इसे काफी समय से नहीं देखा गया। ये लिजार्ड आकार में छोटी होती है और अन्य छोटे जीवों को खाती है। इसे नमी वाले इलाके में रहना पसंद है, यानी नदी के आसपास देखी जाती है। ये पेड़ पर नहीं चढ़ पाती, इसलिए घने वन से नहीं रह पाती। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाके उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में तेज गर्जना के साथ बारिश की संभावना है। वहीं राजधानी देहरादून में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। उधर गंगोत्री हाईवे पर सोमवार सुबह पहाड़ी दरक गई है। पहाड़ी दरकने से हाईवे पर मलबा आ गया है और मलबा आने से भटवाड़ी के पास सुनगर में रास्ता बंद हो गया है। बीआरओ की टीम हाईवे खोलने में जुटी हुई है। बता दें कि भूस्खलन के लिहाज से अति संवेदनशील इस क्षेत्र में हफ्ते भर पहले भी हाईवे पर मलबा आने से रास्ता बंद हो गया था। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिनों तक देहरादून से समेत मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना कम जताई जा रही है। शुक्रवार से मौसम का मिजाज बदल सकता है। वहीं मंगलवार और बुधवार को राजधानी देहरादून समेत मैदानी क्षेत्रों में जबरदस्त गर्मी पड़ने की भी संभावना है। मंगलवार और बुधवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं बृहस्पतिवार को तापमान में 3 डिग्री की गिरावट दर्ज हो सकती है, जबकि शुक्रवार को बारिश होने के साथ ही पारा 32 डिग्री तक पहुंच सकता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात देहरादून की करेंगे, जहां पर दून में अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए राहत की खबर अब सामने आई है। लगातार जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे थे, इस बीच दून में कोविड मरीजों के लिए बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर डॉक्टर आशुतोष साइना की ओर से सभी एचओडी से इस संबंध में आख्या मांगी गई है। दून अस्पताल की ओपीडी में रोजाना 1000 से 1500 तक मरीज आते हैं। कोरोना के मरीज अस्पताल में अब बेहद कम हो गए हैं। अस्पताल में इस वक्त करीब 60 मरीज भर्ती हैं। इसके बाद अस्पताल को अब तक सामान्य करने की भी दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। वहीं देहरादून में 43 दिन बाद शराब के ठेके आगामी 9, 11 और 14 जून को 5 घंटे के लिए खोले जाएंगे। ठेका खोलने का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। शराब के शौकीनों और शराब ठेकेदारों के लिए बेहद राहत की खबर सामने आ रही है, मगर इसके चलते प्रशासन को चुनौती बढ़ती दिखाई दे रही है। ठेके खोलने के दौरान जरा सी लापरवाही कोरोना संक्रमण की रफ्तार को दोबारा बढ़ा सकती है। लिहाजा प्रशासन को पुख्ता इंतजाम करने होंगे। कोरोना की पहली लहर में लॉकडाउन शुरू होने के साथ शराब के ठेके भी बंद कर दिए गए थे। अनलॉक में 3 मई को शराब के ठेके खोले गए तो हालात पेचीदा हो गए। हर दिन ठेके के आगे लंबी लाइनें लगी दिखाई दी। इतना जरूर रहा कि ठेके खुलने वाले दिन के अलावा बाकी दिन व्यवस्था में सुधार दिखा था। दूसरी लहर में कोरोना की मार दून पर कुछ ज्यादा ही पड़ी है और अब हालात सुधर रहे हैं। लिहाजा शराब के ठेके खोलने से पहले संक्रमण की रोकथाम के इलाज में पुख्ता व्यवस्था बनाने की जरूरत है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी शराब तस्कर बेखौफ होकर तस्करी कर रहे हैं, जिसकी एक बानगी उत्तराखंड के हल्द्वानी में देखने को मिली है, जहां पर मुखानी चौराहे पर आज चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार से 12 पेटी अवैध शराब बरामद की है। साथ ही पुलिस ने 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, शराब तस्करी में इस्तेमाल की जा रही कार में पुलिस का स्टिकर भी लगा था। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही कार पर लगे पुलिस के स्टिकर की जांच भी की जाएगी कि ये स्टिकर इस कार पर कैसे लगाया गया और इन तस्करों के तार कहां-कहां तक जुड़े हुए हैं। क्षेत्र का है 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं। 12 पेटी हैं जो अंग्रेजी शराब है और इसको स्विफ्ट वाहन में ले जाया जा रहा था। तीनों लोगों को 60/72 आबकारी अधिनियम में अभियुक्त पंजीकृत करने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। पुलिस का जो स्टिकर लगा है उसकी क्या जांच कराई जाएगी? हाँ, इसमें भी जांच की जाएगी और ये पता किया जाएगा कि इस ढंग का स्टिकर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर ये चीज़
उत्तराखंड रोडवेज का अस्तित्व बचाने की कवायद अब तेज हो गई है। इसके लिए यूपी के जमाने से चली आ रही कुछ नियमों में अब बदलाव करने की तैयारी है। इसके लिए प्रबंधक निदेशक ने मुख्यालय स्तर के अफसरों का एक अध्ययन दल बनाया है। ये दल 15 दिन में रिपोर्ट देगा। ये रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। इसके बाद निगम हित को देखते हुए नियमों में बदलाव किया जाएगा। राज्य गठन के 3 साल बाद 2003 में उत्तराखंड परिवहन निगम का गठन हुआ था। गठन के बाद से 1 साल को छोड़कर दे तो बाकी सभी सालों में उत्तराखंड रोडवेज घाटे में रहा है। वहीं कोरोना काल ने तो घाटे को कई गुना बढ़ा दिया है। निगम पर करोड़ों रुपए की देनदारी चल रही है। कर्मचारियों को 5 महीने से वेतन नहीं मिल पाया है। ऐसे में रोडवेज का अस्तित्व खतरे में आ गया है। उत्तराखंड रोडवेज जरूर बना, लेकिन नियमावली आज भी यूपी की चल रही है। यहाँ बस संचालन, अकाउंटिंग समेत अन्य काम यूपी की तर्ज पर होते हैं, जबकि उत्तराखंड और यूपी की भौगोलिक स्थिति अलग अलग है। ऐसे में प्रबंध निदेशक ने रोडवेज को बचाने की कवायद अब तेज कर दी है। फिलहाल के लिए आपने उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।